अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। अमेरिका में सदारती इंतखाबात तकरीबन कंक्लूड हो चुके हैं। 47वें सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रिवेल किए और हमने ये देखा कि दूसरी मरतबा ये तारीख रिपीट हुई कि उनके अगेंस्ट एक ख़ातून कैंडिडेट थी और उन्होंने उनको शिकस्त दी। इससे पहले हिलरी क्लिंटन को उन्होंने शिकस्त से दो चार किया था और इस बार कैमला हैरिस को। और इस विक्ट्री को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ लीडरान ने अपने अपने तरीके से रिसीव भी किया। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, उन्होंने अपना दोस्त कहा, उनको बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कांग्रेचुलेट किया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी रिस्पॉन्सेज आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि ये एंटी वॉर दरअसल वोट था जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि शायद अमेरिकन सोसाइटी में जो डीप रूटेड कंजर्वेटिज़म है वो अब तक इतना परसिस्टेंट है कि कोई खातून सदर बन नहीं पाई 1776 में बनने वाली रियासत की 2024 तक। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेटोरिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूज़ की, जिसमें एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ओहायो में एक रैली में कि इमिग्रेंट्स अमेरिकन्स के पेट्स को खा रहे हैं। साथ साथ ये भी कह दिया कि सबसे बड़ी तारीख की हम डिपोर्टेशन कैंपेन करेंगे, मिलियंस में लोगों को बाहर निकाल देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ्स जो हैं वो चाइना के हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूएशन होगी। और इसके साथ साथ जो इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से उनकी पॉलिसी है वो कहा यह जा सकता है कि डेमोक्रेट्स से भी ज़्यादा रेडिकल है, क्योंकि वो क्लियरली ये स्टेट कर चुके हैं इससे पहले भी और वो रिकग्नाइज़ भी कर चुके हैं इसराइल के कैपिटल को। तो इस सारी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल जो राइट विंग पॉपुलिज्म है ये उसकी पीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन से लेके नरेंद्र मोदी से लेके और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ से लेके सब वो पार्टीज़ जो कि सिमिलर नेचर की हैं वो कांग्रेचुलेट भी कर रही थी उनको और वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि वो इस इलेक्शन में जीतेंगे। इसके साथ साथ इकॉनमी के हवाले से कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो रूरल एरियाज़ थे जहाँ पर माइनर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे या लेबरर्स थे, उनमें अच्छी खासी उनकी सपोर्ट थी, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में डेमोक्रेट्स काफ़ी पॉपुलर थे। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि इकॉनमी एक बड़ा फैक्टर बनी। इमिग्रेशन के हवाले से जो मसाइल थे वो बड़ा फैक्टर बने। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी की विक्ट्री की फॉर्म में सामने आए हैं या फिर ये टिरनी की फॉर्म है जो पॉपुलर सपोर्ट के साथ आ रही है? उसकी वजह यह है कि उन पर 4 केसेस हैं, 91 चार्जेस हैं और ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो जीतते नहीं हैं तो उनके अरेस्ट होने का चांस भी मौजूद है। लेकिन चूंकि अब वो सदर बन चुके हैं तो इसके बाद बहुत सी शख्सियात को भी कहा यह जा रहा है कि शायद वो टारगेट करें जो उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक जैक स्मिथ भी हैं जो कि स्पेशल काउंसिल हैं, काफ़ी केसेस उन पर बना चुके हैं। FBI के हवाले से भी वो यही बात करते हैं कि उसको रिफॉर्म करना है। इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद दुनिया की सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये एक्सपेक्टेड था या नहीं? और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से जो लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन्स की विक्ट्री के बाद शायद कुछ पॉलिसी शिफ्ट आ जाए, उसमें कितनी सदाकत है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अवैस तोईद साहब वॉइस ऑफ अमेरिका से हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। अनीला अली साहिबा मौजूद हैं, डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, डिड यू एक्सपेक्टेड हैपनिंग कि इस मरतबा भी पॉलिटिकल चार्जेस भी थे उनके ऊपर? कैपिटल हिल के अटैक के बाद कहा गया कि अब तो खासी डाउनस्लाइड आ जाएगी उनके पर्सनल करियर में, बट स्टिल जो फैक्ट्स बताते हैं वो ये है कि 132 साल बाद ऐसा हुआ है कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म किसी प्रेसिडेंट को मिली है। आई मीन आफ्टर ग्रोवर क्लीवलैंड 1893 के बाद आज। एक्सपेक्ट किया था आपने कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे? डेफिनेटली नहीं किया था, क्योंकि जितना रेजर थिन मार्जिन जा रहा था, हम देख रहे थे पिछले 3 महीने का हम ट्रेंड देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में पोलस्टर जो है वो मुसलसल तीसरी दफ़ा जो है नाकाम हो गई है पोल इंडस्ट्री इस हवाले से। और वैसे भी जो अपना मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है 3 to 4% होता है। तो डेफिनेटली बड़ी क्लोज कॉल थी, लेकिन ऑरवेलियन जो नाइटमेयर है सीम्स टू हैव कम ट्रू फॉर डेमोक्रेट्स, और जो रिपब्लिकन है उनके लिए अमेरिकन ड्रीम हैज़ कम ट्रू। तो मेरे ख्याल में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, स्पेशली जिस तरीके से हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो मेरे अमेरिकन जो अवाम है उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस लिबरल जो अपना क्या कहते हैं स्पेशली डेमोक्रेट्स हैं उनकी लिबरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट, वोकिज़म के अगेंस्ट और इन्फ्लेशन के हवाले से, और जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्द जंग के बाद इन्होंने अमेरिकन लाइफ को जो है वो शेप किया। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जिस तरह मैंडेट लेके आए हैं, कांग्रेस में हम देखते हैं
कि अपर हाउस के अंदर भी अब वो सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में कानून साजी के अंदर उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट 25 की बात हो रही थी, 900 पेजेस पे मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है और ये कंजर्वेटिव का जो है वो प्लान ऑफ एक्शन है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरे का पूरा जो फेडरल स्टेट है उसके पैराफर्नेलिया को रीस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं। वैसे ट्रंप साहब डिस्टेंस करते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, ये जिसने भी फैलाया है, लेकिन सस्पिशन भी है कि शायद वो सपोर्ट कर दें इसको। जी, उसकी रीज़न ये थी कि वो बात करते थे कि मेरा 47 जो है ना वो एजेंडा है, लेकिन वो चूंकि डेफिनेटली हम देखते हैं कि ट्रंप ने अपना सारा जो पॉलिटिकल पार्लेंस है, जिसमें जेनोफोबिक अप्रोच थी, इस्लामोफोबिया था, रेसिज्म था, किसी हद तक सेक्सिज्म था, उसको साइड स्टेप किया था। और उसकी वजह हमें नज़र आती है कि वो जिस तरीके से ल्योर करना चाह रहे थे अरब मुस्लिम्स को मिशिगन के अंदर, और एक पॉलिटिकल अपनी मेच्योरिटी दिखा रहे थे उसके अंदर, लेकिन जिस तरीके से उनके पास मैंडेट आया है तो मुझे लगता है वो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ इसको जो है वो अपना इन्फोर्स करने जाएंगे। ठीक है अवैस साहब, आप इस विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स के हवाले से कंफ्यूजन थी कि वहाँ पर कौन आगे जाता है, तो ये जो नंबर इन्होंने अटेन किया है ये एक्सपेक्टेड था या सारा जो लिबरल प्रेस थी वो डाउन प्ले कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को, और एक इलॉन मस्क का ट्विटर जो है वो उससे ज़्यादा मजबूत साबित हुआ? अवैस साहब सुन पा रहे हैं आप? मुजम्मिल, देखिए, जो मेरे ख्याल में जो भी बाहर से ट्रैवल कर कर आ रहा था रूरल एरियाज में, वो कहीं ना कहीं ट्रंप की बढ़तरी को का इजहार करता था और बदला इजहार करता था, जो भी आम आदमी यहाँ से जाता था। और जो शहरों में लोग थे वो जाहिर बात है कि इसको नेक एंड नेक, यानी कि कल रात तक जो बहुत बड़े यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे प्रेडिक्ट यही कर रहे थे कि जी नेक एंड नेक है, और 7 स्विंग स्टेट्स जिसका आपने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि उस पे मामला अटकेगा। लेकिन जब कल रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डोमेस्टिक इश्यूज उठाए थे, एंटी इमिग्रेशन लॉज और इकॉनमी को बेहतर करने का, और जंग जो गैर मुल्की जंगे हैं उनको बंद करके वो सारा $4 बकौल उनके वो अमेरिका पे लगना चाहिए, फर्स्ट जो है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकनिज्म नॉट ग्लोबलिज्म, तो जो उनके नारे थे, जो उनका मंत्रा था, जो 2016 के अंदर उन्होंने एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग डिफीट दी थी हिलरी क्लिंटन को, जिसका आपने भी जिक्र किया, उसी की कंटिन्यूएशन में उनकी पॉलिसीज नजर आई हैं। लेकिन जो कल स्विंग स्टेट्स में 4 में जब बढ़तरी उन्हें हासिल हो गई, तो देखिए जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, तो जब 4 स्टेट्स के अंदर उनकी बढ़तरी हासिल हो गई तो मिशिगन की जो इम्पोर्टेंस थी या सिग्निफिकेंस थी, जहाँ पे अरब अमेरिकन हैं या लेबनीज बड़ी तादाद में हैं, क्रिश्चियंस भी वहाँ पर हैं, मिशिगन की वो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं रही जब उन्होंने पेंसिल्वेनिया और ये 3 और स्टेट्स स्विंग स्टेट्स ली। और दूसरा मुझे लगता है कि एक तो बड़ा मिरेकलस कमबैक है उनके चाहने वालों की नजर में कि असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे हुई, उन पे क्रिमिनल केसेस हुए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया। उन्होंने कहा, उन्होंने वो कोट एंड कोट अपनी स्पीच में कहा कि गॉड सेव्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन। जी, तो जो उनके व्यूज थे, जो उनका प्रचार था, जो उनका मात्रा था, जो उनकी लीगल बैटल थी, उससे वो ओवरकम उन्होंने किया, तो उनके चाहने वालों के लिए एक मिरेकलस वो उनका कमबैक है। और आपने जैसे जिक्र भी किया कि ये बुजुर्ग तरीन सदर होंगे, 78 साल के हैं, तीन दफा मुस्तकिल ये रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके चाहने वालों की नजर में रिपब्लिकन पार्टी पे डोनाल्ड ट्रंप की एक गहरी छाप है। आप गुज़िश्ता कई जो 2016 से हम देख रहे हैं, तो वो एक है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप हमने देखा कि जो मुकाबले में कमला हैरिस थी, जिनको कम वक्त मिला था कैंपेनिंग का, और 3.5 साल तक लगभग जो बाइडेन ही रहे, फिर उनको उनकी मेंटल इक्विटी को लेके, उनकी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत चर्चा हुआ। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बेबिक्स थे, यानी कि क्लिंटन, ओबामा, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, नैन्सी पावेल, इन सब ने वजन डाला, और फिर हमने देखा कि वो विड्रॉ उन्होंने किया और कमला हैरिस हैरतअंगेज तौर पे सदारती उम्मीदवार बनी। और उसके बाद एक मोमेंटम भी हासिल किया, एक एनर्जी भी हासिल की डेमोक्रेटिक पार्टी कैंपेन ने। लेकिन लगता यह है कि वो अपने आप को शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से
डिस्टेंस नहीं कर सकी, जो उन्होंने कुछ कोशिश की थी लेकिन नहीं कर सकी। और दूसरा मुझे लगता है कि जब आप रिजल्ट्स को देखें अभी जो भी नतीजे आए हैं तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्म बाइडेन के मुकाबले में हर स्टेट के अंदर उन्होंने मजबूरी तौर पे अंडर परफॉर्म किया, वो भी एक वजह बनी। और तो कमला हैरिस ने एक मुकाबला किया, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर 47वें सदर, और खास तौर पे बहुत कुछ देखा जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, खासतौर पे यूक्रेन की जंग, मिडल ईस्ट की जंग, जिसमें उनका दावा है कि वो पीस कायम कर देंगे। और बिल्कुल वैसा मैं उस पर आता हूँ कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा उनकी प्रेसिडेंसी का। नीला साहिबा, ये कमला हैरिस के हवाले से जो अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं, यही कहा जाता है कि शी कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द शैडो ऑफ जो बाइडन, कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकें और जो वोटर था उसे कन्विंस नहीं कर सकें कि ये उनकी रेजिम की या उनकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, बल्कि उनकी अपनी भी इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी इसमें है। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखती हैं? जी देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिक्स आई हैव। ये ज़रूर बात है कि जब उनके पास बहुत कम दिन थे, 109 डेज टू बी प्रिसाइज, और वो शुरू हुए थे विद द ABC का जो उनका इंटरव्यू हुआ था व्यू पे, और उन्होंने वहाँ उनका बड़ा गैफ था कि उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने कि व्हाट समथिंग दैट यू वुड डू डिफरेंटली नॉट लाइक प्रेसिडेंट बाइडेन। तो उनका जवाब था कि कोई चीज़ नहीं, मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती है जो मैं डिफरेंटली करूँगी। एंड ये जो था, ये सेट था, दिस सेट द स्टेज फॉर हर कैंपेन। एंड उन्होंने सब ने ट्राई किया कि उसको क्लीन अप करें। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कमला हैरिस ने कहा कि मैं रिपब्लिकन को अपनी कैबिनेट में लूँगी। आई डोंट थिंक दैट हेल्प, बट पर्सनल मेरा जो एनालिसिस है ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो पल्स थी, जो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स थे वो मॉडरेट्स थे, उनको उन्होंने रीच आउट नहीं किया। मॉडरेट्स में कॉलेज गोइंग ग्रेड्स थे और नॉन कॉलेज वोटर्स भी थे, वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, लटीनो भी थे, मुस्लिम्स भी थे। उन्होंने उनकी फीलिंग्स को नहीं वेरीफाई किया। और वो फार लेफ्ट पे जो मूवमेंट 2018 में शुरू हुआ था, जिस पे एम्फेसिस था कि जेंडर स्टडीज, LGBT राइट्स और ये सारी चीज़ें, ये इसके खिलाफ एक समझे यंग जो अमेरिकन्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हैं, लटीनो रिलीजियस होते हैं, वो ग्रुप्स ने ओवरवेलमिंगली ट्रम्प साहब को वोट दिया है। तो इन्होंने एक, अनिला साहिबा, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये रिजेंटमेंट जो आपने जिस तरह बताया कि वोकिज्म और लेफ्ट के अगेंस्ट पाई जाती है, ये ट्रंप ने इंड्यूस की है या पहले से थी? क्योंकि कोट एंड कोट वो तो रेडिकल ल्यूनेटिक कह रहे थे कमला हैरिस को। सो दिस इज टू मच। अगर ये उससे वो कंफर्म भी करती हैं मैसेज, या सिर्फ उन्होंने एक एजेंडा दिया और अवाम ने मान लिया, उनके वोटर को कन्विंस कर लिया उन्होंने? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेटिक खुद ही पार्टी डिवाइडेड थी। आपको पता है कि जो फार लेफ्ट था उसकी पॉलिसीज जिनकी वजह से इकोनॉमी ख़राब हुई और कैंपसेस पे ये हुआ और अमेरिकन वैल्यूज़ को अटैक हुआ, ओवर एम्फेसिस ऑन जेंडर स्टडीज़, क्रिटिकल रेस थियोरी, ये सारी चीज़ों से डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ बिन डिवाइडेड सिंस 2018। ये अभी की बात नहीं है। और इसको देखते हुए ट्रंप की कैंपेन ने अच्छी लॉजिक यूज़ की। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने जो वोटर्स नहीं आते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, यंग लोग थे, आप देखें 54% वोट्स मिले इनको वर्किंग क्लास लोगों के। और वो इलाके पेंसिल्वेनिया में जहाँ पर यंग 18 to 29 ईयर ओल्ड्स, वाइट मेल, नॉन कॉलेज ग्रेड्स, इन्होंने ट्रम्प साहब को वोट दिया बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स और वर्किंग क्लास मैसेज कि वर्किंग क्लास needs America's economy to be better. They need jobs and they need the inflation to come down. ठीक है, मतलब इकोनॉमी जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर उसको कह सकते हैं। एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें यूक्रेन रशिया है, पैलेस्तीन इसराइल है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रोबेबल पॉलिसी क्या हो सकती है, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। उस्मान साहब, जो ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी विजन है, वैसे तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई पर्सनालिटी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती फॉरेन पॉलिसी पे। यूएस की जो रियासत है उसकी एक अपनी मैकेनिज़्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो जिस तरह से मोनरो डॉक्ट्रिन था किसी दौर में 1820s में, और उसमें यही था, जो पहली चीज़ ये थी कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा यूरोप की जंगों में और उनकी वॉर्स में। तो कहा जाता है कि ट्रंप की भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी यही है। वो कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन को फ़ंड ना करें। उन्होंने इवन ज़ेलेंस्की को ब्लेम कर दिया कि आपने वॉर स्टार्ट की है, पुतिन ने नहीं की। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट 2025 की बात की है, ये भी कहा जाता है कि उसमें ये भी शामिल है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से विड्रॉ कर लें और साथ साथ नेटो की फंडिंग को आप कट डाउन करें मज़ीद। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरनेशनल पॉलिसी विजन है वो ऐसा ही है कि वो नॉन इंटरवेंशन चाहते हैं, और फिर यूक्रेन वॉर पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका? जी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी क्लियर कि वो आइसोलेशनिज्म के अंदर रहना चाहते हैं, अमेरिकनिज्म की बात करते हैं, एंटी ग्लोबल अप्रोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नॉर्म्स लेडन इंटरनेशनल जो लिबरलिज्म है उसकी ओबिचरी लिखने का टाइम आ चुका हुआ है, क्योंकि रूल बेस्ड जो अपना इंटरनेशनल ऑर्डर अमेरिका ने खड़ा किया था, जिसकी आज एज कमोपेश उतनी है जितनी डोनाल्ड ट्रंप की है, मेरे ख्याल में उसको ताला लगाने का टाइम आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा स्पेसिफिकली कह चुके हुए हैं कि न्यूयॉर्क से जो है ना, मैं इसको यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर को निकाल दूंगा। उसके अलावा हम देखते हैं उनके टेन्योर के अंदर उन्होंने WHO के फंड सीज किए, उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकल गए, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट का जो है वो अपना अकॉर्ड ख़त्म कर दिया, उसके अलावा यूनेस्को को उन्होंने छोड़ दिया, ओनरवा के फंड उन्होंने बंद कर दिए। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा जो है अपना क्या कहते हैं, हम तवक्को कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको डंड डालेंगे। अगर हम बात कर लें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के हवाले से उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि पिछले 2 साल में $175 अरब जो है वो इमदादी पैकेज जो है दिए जा चुके हैं यूक्रेन को, है जो कि टैक्स पेयर का मनी है, डेफिनेटली है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल के मुताबिक मार्शल प्लान जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए खड़ा किया गया था 13 बिलियन का, जो आज की कीमत में $173 अरब बनता है, उसकी कोई वजह नहीं। और दूसरा हम देखते हैं यूरोप इसको नाइटमेयर के तौर पे देख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कैटेगोरिकली बताया था कि अगर आप अपने जो आमदन में से बड़ा चंक जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करेंगे तो हम जो है बैक ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा है कि अब यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। डेफिनेटली बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कहीं अपना खुशियां जो है वो उसका समा होगा तो वो क्रेमलिन के अंदर होगा। अच्छा। क्योंकि ये पुतिन को वो दोबारा लेजिटिमेसी दे देंगे डोनाल्ड ट्रंप आके, और जो आलमी सतह पे सफारती तन्हाई का वो शिकार हैं वो मेरे ख्याल में कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। ठीक है। वैसा अब आप क्या समझते हैं, ये जो ग्लोबल राइज ऑफ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस हैं, इस पर अब कहा यह जाता है कि अनकन्वेंशनल कैंडिडेट्स होते हैं जो कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस नहीं होते, रिटोरिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इमिग्रेंट्स के हवाले से ट्रंप ने यह भी कह दिया कि दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैड जीन्स इनटू द US। इस तरह की बातें करने के बावजूद इतनी बड़ी सपोर्ट हो जाना और फेक न्यूज़ को पैडल करना, आपको लगता है कि पॉलिटिकल फिनोमेना ही तब्दील हो रहा है? सोशल मीडिया ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डायनामिक्स को ही तब्दील कर दी है? तो मुज़म्मिल, आप देखें हंगरी के अंदर, इटली की मेलोनी है, और फ्रांस के अंदर आप देखें कि मैं इससे पहले जो एक लहर आई थी, तो पूरे यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर आप फार राइट की एक राइज तो आपको नजर आएगी, और वो इमिग्रेशन को लेके ज्यादा है, इकोनॉमी को लेके ज्यादा है, और इनवर्ट लुकिंग जो पॉलिसीज हैं, ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो इक्लिप्स कर रहे हैं उस फार राइट पॉलिटिक्स में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2016 के अंदर भी उन्होंने ये कहा था, और हम ये देखते हैं कि वो बैरूनी जंगें या गैर मुल्की जो इंटरवेंशन हैं, या चाहे वो मिडल ईस्ट हो चाहे कहीं भी हो, वो नहीं चाहते अफगानिस्तान से विड्रॉल के हक में थे, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल किया 2021 के अंदर जब वो सदर बने। लेकिन उससे पहले तालिबान के साथ बातचीत जारी थी और इनखला चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन की जंग में अभी आपने तफसीली जिक्र किया, और उस्मान ने जो आपके पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी इसका काफ़ी जिक्र किया। 2016 के दौर के अंदर उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली कह दिया था उन नेटो अरकान ममालिक को कि जी आपका जो बर्डन है दिफा का वो अमेरिका क्यों करे। उस वक्त तो यूक्रेन की जंग नहीं थी, यूक्रेन की जंग तो इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू हुई है। लेकिन कुछ फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो एक तो नेशनल इंटरेस्ट पे होती है, और कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है।
ये तो सही है कि अनकन्वेंशनल जो पॉलिटिशियंस हैं वो बयान देते हैं, लेकिन आप देखें कि फॉर एग्जांपल ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो स्क्रैप की थी, जो बहुत सालों की मेहनत के बाद मुख्तलिफ ममालिक थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुई थी कि जी पीस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील, उन्होंने स्ट्राइक की और उसको स्क्रैप किया ट्रंप ने 2016 में आने के बाद, लेकिन उसको कंटिन्यू किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। या इसी तरीके से आप देख लीजिए जो प्रो इजराइल पॉलिसीज हैं, जो एक फंडामेंटल है जिसका पहले भी जिक्र हुआ है आपके शायद प्रोग्राम के अंदर, कि इजराइल के साथ एक है कि आपको दिफा का हक है, और एक प्रो इजराइल फंडामेंटल एक फीचर करता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जो कहा कि जी उनके दौर में आप देखें कि उन्होंने दारुल खलाफा का जिक्र किया कि वो यरूशलेम को होना चाहिए, उन्होंने अपना सिफारत खाना अमेरिका का वो टेल अवीव से जेरूसलम उन्होंने किया, गोलान हाइट्स 1967 में जो कैप्चर किया था वॉर के अंदर, उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया गोलान हाइट्स के उस अगर सब चाइना पे भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिए कि उन्होंने लास्ट टेन्योर में भी $250 बिलियन के टैरिफ्स लगाए थे, तो इस बार भी उनकी चाइना पॉलिसी यही होगी कि लोकल मार्केट्स को कैप्चर ना करने दें? देखिए वो तो एक बहुत बड़ा धचका होगा चाइना के लिए कि इंपोर्ट्स पे जो टैरिफ्स का लागू कर रहे हैं, जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया और शायद आपकी गेस्ट ने भी उस पर जिक्र किया था, वो तो और जो दूसरे इंपोर्टर्स हैं यूएसए के लिए उन पे भी असर डालेगा, छोटे बड़े ममालिक सारे। ये कहते हैं कि बढ़ावा मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग को और हम सख्त टैरिफ्स लागू करेंगे, लेकिन आप देखिए कि चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है, उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफी बढ़ावा मिला है और एक बहुत ही हरीफ समझा जा रहा है। रशिया तो चले एक रिवायती हरीफ रहा है कोल्ड वॉर के जमाने से अमेरिका का, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को और इंडो पैसिफिक के अंदर जो सारा इशू है उसको लेके इंडिया के करीब तरीन अमेरिका होता जा रहा है जो हम देख रहे हैं, और इंडिया का भी झुकाव स्पेशली आफ्टर जो बॉर्डर टेंशन थी चाइना के साथ 2020-21 के दौरान, उसके अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जब आए हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो उनका रेड कार्पेट हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट से ज्वाइंट सेशन से उनका एड्रेस हुआ। तो हम आगे चल के चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इंडिया की तरफ उनके जो ताल्लुकात होंगे वो बेहतर होंगे, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जो मुजम्मिल जो है देखते हैं हम, चाहे जब आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से देखें तो मुख्तलिफ अरसे के साथ देखेंगे, लेकिन 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद शायद ताल्लुकात और ताउन भी है पाकिस्तान के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में तरजीहात के अंदर तरजीहात में तब्दीली आप समझते हैं कि आ गई है। अनिला साहिबा, यही बात कि 2017 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान के हवाले से कंडेमनेशन इन्वॉल्व थी। 2022 की जो बाइडन के अंडर पॉलिसी आई उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। अवैध साहब भी जो बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के एग्ज़िट के बाद और थोड़ा सा पाकिस्तान का चाइना टिल्ट, शायद यूएस ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इंगेजमेंट चाहिए नहीं, हिंदुस्तान से कुर्बत हासिल कर लें और पाकिस्तान को की तरफ इंडिफरेंस शो करें। आप समझती हैं कि ऐसा ही होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि जो कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स ऑफ प्रोग्रेस, अभी यूएस बायलैटरल रिलेशंस, यूएस पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, उसमें डेफिनेटली चेंज ये आएगा कि एड कट होगी, आई थिंक मिलिट्री इंगेजमेंट कम होगा, फोकस विल बी लेस ऑन पाकिस्तान, इस वक्त चाइना पे होगा। आपको पता है चाइना को ये कर्टेल करना चाहते हैं और ये रिपब्लिकन्स कह चुके हैं कि ये करेंगे। उसके अलावा ये भी सोचना होगा कि देखिए इंडिया एक it's a huge country. अगर हम पाकिस्तान और इंडिया करें, it's not apple to apple. इसलिए हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान can be still play a very important role in the next 4 years. आपको याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को प्रेस किया था ट्रंप साहब ने, और उस वक्त फौरन 3 बिलियन एड दे दी थी और डील्स कर ली थी इंडिया से अपनी लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान को बुलाया, उनसे शेक हैंड्स किए और $1.3 बिलियन पाकिस्तान से कट करा लिए थे। सो आई थिंक नोइंग हिज नेचर
कि जब वो आते हैं उनकी अपील ही उनकी बेस के लिए, अमेरिका के लिए है कि वो जो सोचते हैं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सो आई थिंक वो जो उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं कि अमेरिका फर्स्ट, आप देखें अमेरिका में इस वक्त मेजर ट्रेड यूनियंस ने उनको सपोर्ट किया। दे डिड नॉट एंडोर्स हैरिस, व्हिच वाज एन इंडिकेटर कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक यूनियन की मेंबर हूँ, समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेट्स को इन्होंने एंडोर्स नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया बिकॉज दे नीड जॉब्स। और सबसे पहले जो एक पोल लिया था इलेक्शन से पहले, पूरे अमेरिका ने कहा था 59% said economy is a problem। अनिला साहिबा शॉर्टली ये जो प्रोजेक्ट 2025 की बात होती है जिसमें कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वो ख़त्म कर देंगे, जस्टिस डिपार्टमेंट को सबऑर्डिनेट ले आएंगे प्रेसिडेंसी के, ये मिथ है या इज देयर अ सब्सटेंस टू दिस एज वेल? मैं समझती हूँ, कॉशियसली ये मैं कह रही हूँ, a lot of that will started happening जब ट्रम्प साहब पावर में थे लास्ट टाइम। आपने देखा था कि उनकी हमारी जो एजुकेशन सेक्रेटरी थी, उन्होंने वाउचर्स देने शुरू कर दिए थे। पब्लिक स्कूल से वाउचर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहा था। अगर आपको अपने बच्चों को फेथ बेस्ड स्कूल्स में भेजना है, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, मुस्लिम हो, यू कुड जस्ट गेट द मनी। ये डेमोक्रेट्स नहीं चाहते थे करना, क्योंकि दे सपोर्ट द पब्लिक स्कूल एजुकेशन। ये आप देखेंगे कि ज्यादा होगा, करिकुलम बदलेगा और एम्फोसिस आ जाएगी कि स्कूल चार्टर स्कूल्स खोलो, प्राइवेट स्कूल्स खोलो। और वो जो था कि नो गॉड इन स्कूल्स, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल रेस थियरी, जो जेंडर बेस्ड करिकुलम इन्होंने। नहीं, उनको तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी पसंद नहीं है वैसे ट्रम्प साहब को। जी, I mean some aspects of it. I think he is big on religious freedom, so I work in that space. तो मेरे लिए ये है कि he supports our right to practice our religion in America. चलें, मतलब आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसका क्रक्स ये है कि थोड़ा सा राइट विंग टिल्ट आने वाला है अमेरिकन सोसाइटी में। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात जिस हवाले से कहा जाता है कि लोकल पॉलिटिक्स में कुछ तब्दीलियाँ आ जाएंगी, उसमें कितनी सदाकत है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। उस्मान साहब, किसी दौर में फुकुयामा की तरह के जो थेरिस्ट थे अमेरिकन, वो बताया करते थे कि डेमोक्रेसी इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। अब अमेरिकन एकेडमिक्स ही कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क में भी डेमोक्रेसी को ख़तरा है। तो मुझे याद है जिस तरह से हज़ारों साल पहले प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा कि डेमोगॉग्स आएंगे एंड दे विल ल्यूर अ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद में वो ओवर मास्टर कर लेंगे डेमोक्रेसी को। अब जो कंसर्न्स हैं, हरारी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रंप से जान छुड़ाना इफ़ ही चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। आपको लगता है कि ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में एक रिवर्सल है डेमोक्रेटिक टाइड का, या फिर जो मेजॉरिटेरियनिज्म की लॉजिक है कि अगर 51% ने कहा कि हमें एक हुक्मरान चाहिए तो वो ठीक है, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली मैं हरारी से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है और उनके पास ये लास्ट टर्म है करने के लिए, और वो मेरे ख्याल में वो कर गुजरेंगे जिससे मुतालिक जो है दुनिया में ख़दशात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में वो एक ऐसी टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं जिसको सारी दुनिया बाद में फॉलो करेगी है। और सबसे अफसोसनाक यहाँ पे पहलू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से मुतालिक सारी बहस के अंदर हम ह्यूमन राइट्स से मुतालिक, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो होते हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, फेयरनेस की कोई बात नहीं सुनते। इवन जो फ्री प्रेस है उसको टारगेट किया जाता है कि ये बायसनेस का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की सब्सक्रिप्शन जो है वो ख़त्म करती थी अपने दौर के अंदर है। और हम आलमी उफक पे अगर देखें तो इस वक्त रशिया हो गए, चाइना हो जाए या अमेरिका, कोई बासूल, इंसाफ पसंद और ज़िम्मेदार क़यादत जो है वो नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल में कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये ज़रूर देखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को रजिस्ट करने के लिए अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस मेरे ख्याल में वो शायद किसी हद तक जो है वो अपना शो करें। प्रेसिडेंट जितना
अपना वहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी रखता है, क्या ये हो सकता है कि वो टफ टाइम दें? क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो अभी तक मॉन्टेस्क्यू का वहाँ के ऊपर जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के अंदर वो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री लेके जा चुके हैं, तो मुझे लगता है वहाँ से शायद वो रेजिस्टेंस ना आए, उसे वो रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करें। तो जुडिशरी मेरे ख्याल में वो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन लेट्स सी एक हफ्ते में पता चल जाएगा जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं कि जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है अवैस साहब, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पीटीआई के अंदर सर्टन एलिमेंट्स ये सीरियसली बिलीव करते हैं। सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब ने कहा कि नवंबर में खान साहब बाहर आ जाएंगे क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं इसलिए। तो मुझे याद है लास्ट इलेक्शन से पहले ट्रंप ने वादा किया था कि शकील आफरीदी को जेल से वो निकलवा लेंगे, वो तो उनको नहीं निकलवा सके, तो खान साहब को छुड़वा लेंगे वो? मुज़म्मिल देखिए, यहाँ पे पाकिस्तानी जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है उसके अंदर नो डाउट कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्लाइंड है, उसकी लीनिंग जो है वो पीटीआई या उनके बानी साहब के साथ है, और ये उस ख्वाहिश का बरमला इजहार भी करते रहे और उनके लीडरान भी ये कहते रहे। लेकिन जैसे पहले प्रोग्राम में बात हुई है कि जो इस वक्त तरजीहात जो नई एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट की जंग है, चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, फिर एंटी इमिग्रेशन लॉज है, उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पहले मैंने कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं है, अमेरिका के होंगे या नहीं, बिल्कुल है ताल्लुकात, लेकिन जो तरजीहात अगर आप देखें उसकी लिस्ट के अंदर कहीं वो नीचे नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी चेंज ले आएंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की डायस्पोरिक कम्युनिटी यहाँ की पॉलिटिक्स से ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कंज्यूम है, तो वो भी एक फर्क है, इस वजह से वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता तरजीहात जो वो है बदली हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक सदमौरी है, नहीं, बायलैटरल टाइज भी है, तिजारत की सबसे बड़ी मंडी भी है, और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की जो है, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, बीइंग अ member, being a neighbor to Iran, being an ally to China, उन सारी वजूहात की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा। और वो मिसकंसेप्शन है कि वो इंटरवीन करेंगे, शिद्दत और हिद्दत नहीं होगी जो बाजी में हम देखते हैं। ठीक है अनिला साहिबा, फाइनल कमेंट, क्योंकि एक जेनोसाइड हो रहा है इसराइल की तरफ से और 45,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसमें कुछ तब्दील होगा या इसी तरह ओवरलुक करता रहेगा अमेरिका जो भी हो रहा है पैलेस्तीन के अंदर? जी देखिए, ट्रंप साहब ने तो बीबी नेतन्याहू को कह दिया था कि मैं आऊँगा तो मैं आपको कहूँगा आप वॉर एंड करें किसी भी तरह। तो अब उनके पास जो प्लान है उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन तो नहीं है, उसमें मोर कंट्रोल है ऑफ इजराइल, ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जुडिया समारिया, वेस्ट बैंक और गाजा। और उसके बट उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं 50 बिलियन दूंगा, अमेरिका देगा टू हेल्प द पैलेस्टीनियंस, लेकिन ब्रॉडर कंट्रोल इजराइल का वो बढ़ाएंगे। उसके अलावा वो एपैक में गए थे और उन्होंने ओपनली कहा था कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और हमारी आयन क्लैड सपोर्ट है। बल्कि उन्होंने जूश वोटर्स को यही कह के वो किया था कि मैं इजराइल का फ्रेंड हूँ, कामला नहीं है, डेमोक्रेट्स नहीं है। सो आई थिंक कि जो है, जो मुसलमान कह रहे थे कि ट्रंप बेहतर होगा, मुसलमानों के लिए अब दोबारा उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कहा क्या, लेकिन डेफिनेटली ही बी हार्डर, ही हैज ऑल द अथॉरिटी नाउ। मतलब पहले से भी ज़्यादा कहना चाहिए कि बुरा वक्त होगा पैलेस्टीनियंस के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब, अवैस तौहीद साहब, अनीला अली साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।